तो सोकल ने क्यों किया? ही वॉज अ वेल नोन प्रोफेसर हिमसेल्फ। उनको ये बताना था कि सोशल साइंसेस के जो पेपर निकल रहे हैं वो ज्यादा ऑडियंस के पास नहीं पहुंच रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज सोशल साइंस पेपर्स आर constricted, they are limited to only a few people who can read them. बाकी जिनके जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, जिनको लेके आप काम कर रहे हैं, उनके पास तो ये पेपर का जो फाइंडिंग है वो पहुंच ही नहीं रहा। तो क्या एक पब्लिकेशन का मतलब ये होता है कि 10-12 लोग के लिए पढ़ें, उसी को वाह वाह करें और वही 10-12 लोग उसी को रेफरेंस करते रहें और साइट करते रहें? तो ये एक पहला एग्जाम्पल है। विल सी क्योंकि ये कहानियां मैं क्यों कह रही हूँ बाद। उसी तरह जॉन बुहानन एक और प्रोफेसर थे, और उन्होंने एक साइंस में, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि साइंस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस जर्नल इन द फील्ड ऑफ साइंसेस, और साइंस में काफ़ी ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं। तो ओपन एक्सेस जर्नल्स में अ, काफ़ी पब्लिकेशंस होते हैं, और लोगों ने पब्लिश करते भी हैं ओपन एक्सेस जर्नल्स में। इसका मतलब ये नहीं है कि ओपन एक्सेस जर्नल्स खराब हैं। देयर आर मेनी गुड ओपन एक्सेस जर्नल्स। पर कुछ ओपन एक्सेस जर्नल्स, जिसके बारे में हम लोग बाद में थोड़ी बात करेंगे, जिनको प्रेडेटरी जर्नल्स कहते हैं, वैसे भी हैं कि वो कहते हैं कि आप पेपर भेज दीजिए और आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए तो हम पेपर छापते हैं। तो जॉन बोहानन ने इस मैं तरह के कमिंग बहुत सारे। आ रहा है। कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन? थैंक यू, अदरवाइज इट डिस्टर्ब्स क्वाइट अ लॉट। थैंक यू। तो जॉन बोहानन ने एक पेपर पब्लिश किया साइंस, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुत सारे ओपन एक्सेस जर्नल्स में अब बिना कुछ रिव्यू के, बिना कुछ जनरल पब्लिकेशन प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिव्यू, कि जहाँ पे वो रिव्यूअर्स के पास जाते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, आप अपना पेपर रिवाइज करते हैं, देन यू रीसबमिट एक्सेट्रा। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऐसे बहुत सारे ओपन एक्सेस जर्नल्स धीरे धीरे आ गए हैं। और ये 2013 की बात है जब बोहानन ने ये पेपर पब्लिश किया था। और उन्होंने कहा कि ये एक डेंजरस ट्रेंड है जहाँ पे पब्लिकेशन एक बिजनेस बन चुका है। सो विल हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं देखी जाती है, उसमें सिर्फ कहा जाता है भेज दीजिए हम लोग छाप देंगे। सो दिस इज द सेकेंड स्केल ऑफ पब्लिकेशन जहाँ पे, इससे हमें थोड़ा बचना चाहिए। इसी तरीके से सर्बिया में करीब 10-12 इंटेलेक्चुअल्स मिलके, 10-12 स्कॉलर्स मिलके, उन्होंने इसी तरीके से अलन सोकल की तरह उन्होंने रोमानिया में एक पेपर भेजा, जहाँ पे उन्होंने रेफरेंसेस में नाम डाला माइकल जैक्सन का और रॉन जेरेमी का और मैडोना का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो पेपर पब्लिश भी हुआ। ये ऐसा हुआ कि आपके रेफरेंस में आपने अरिजीत सिंह का नाम डाल दिया या शाहरुख खान का नाम डाल दिया, एक्सेट्रा। और फिर वही उन्होंने बताया कि देखिए मतलब कि किस तरह के पब्लिकेशन हाउसेस आ रहे हैं, किस तरह के पब्लिकेशन हाउसेस आपको ल्योर कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पब्लिश कीजिए, एक्सेट्रा। Now, if that is the case, then what happens is we have to be a bit careful when we are choosing our journals. We also have to be a bit careful when um, when we say that we are publishing something or when we are claiming that this is our publication. And these are certain things that we'll have to keep in mind. Okay? Publication scale. Now, these are harmless things. Okay? These are the three examples that I gave you. ये harmless हैं, इससे किसी को उतना नुकसान नहीं पहुंचा। But I'm sure that you have heard of publications जिससे नुकसान पहुंच सकता है। वैसे ये कहानी कहते हैं सिद्धार्थ मुखर्जी, उनकी एक बहुत फेमस किताब आई थी, द एम्परर ऑफ ऑल मैलेडीज। It was a kind of a biography of cancer. Siddharth Mukherjee himself is a doctor, is an oncologist. और
उसमें उन्होंने एक कहानी शेयर की थी कि around the 1960s and the 70s there was a paper that was published on breast cancer, and it was claimed in the paper that the more invasive the surgery is, the more quickly breast cancer can be cured. So आप जितने ज़्यादा सर्जरी करना करेंगे उतनी जल्दी ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो जाए. ये पेपर आया था साउथ अफ्रीका से. The paper was lauded, the paper was extremely well cited. उस पेपर को रेफरेंस करके बहुत सारे अलग से रिसर्च हुए और करीब 10 साल बाद ये पता चला कि साउथ अफ्रीकन प्रोफेसर जिन्होंने ये पेपर लिखा था, he actually based the entire paper on what is known as fabricated data. पूरा डेटा ही फैब्रिकेटेड था. उन्होंने जितने नंबर्स बताए थे एक्चुअली उतने नंबर्स उनके पेशेंट्स थे नहीं. दूसरा, उन्होंने जो प्रोसीजर्स कहा था, सर्जिकल प्रोसीजर्स कहा था, दो सर्जिकल प्रोसीजर्स they did not carry out, etc., etc. This was revealed 10 years later. By that time, of course, because the paper was so popular, the paper was so accepted in the medical community, in the medical fraternity, thousands and thousands of women had to undergo invasive surgery. Many of them died because of the nature of the surgery. एक पेपर के चलते within 10 years, lives of thousands of them had changed because people based their idea on that single paper. Of course, later it was redacted, the person was arrested, वगैरह, वो दूसरी. तो कभी कभी जो पेपर्स हम लोग पब्लिश करते हैं उसके मटेरियल harms, and we have to be a bit careful about those things as well. So there is an ethical responsibility on our part that whatever we do, it does not harm others. और इस तरह के पेपर्स harm भी कर सकते. तो ये एक अलग स्केल है पब्लिकेशन का. So this is another extreme of publication where a publication can actually cause harm to people. So let's then think about what ये जो चार कहानियां मैंने आप लोगों को सुनाई. So one of the things that we must realize when we are publishing is that writing has very strong material effects. So whatever you are writing, whatever you are publishing, उसका एक इफेक्ट, और वो जो इफेक्ट है वो कभी कभी उतना हार्मफुल नहीं होता है, but sometimes it can be extremely harmful. This thing that we have to do. The second thing from the stories that we can take out or take up is we have to avoid massive jargonization. Jargonization मतलब जहाँ पे जरूरी नहीं वहाँ पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, use words in such a way that it stops making sense. So when I read it, it doesn't make any sense because it's all jargon to it. It is all very, very technical to me. Now, this does not mean that you should not use technical words, because technical words, किसी भी discipline, whether it is social sciences or humanities or any of the discipline that you belong to, उसके अपने अपने technical terms होते हैं. So do use them. वो दिखाना जरूरी है लोगों को कि आपको पता है इन terms के बारे में. But at the same time, if you overdo it, then sometimes it causes problems. And it causes problems not only for the reader, but sometimes it doesn't make sense. तो ये overt jargonization को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जो कि एलन सोकल के पेपर में हम लोगों ने देखा. The third and the fourth thing is something that we're going to look into carefully. So what do we understand by research and publication? क्योंकि you really can't separate them. Research or publication are part of each other. So until unless you do research, you can't do publication. So ethics that are related to research is also related to publication. So when you are ethical in research, you are also publishing ethically. So ये दोनों interconnected. These are all interconnected.
And of course, in that process, you have to choose the journal. कौन सा journal लेना है, क्या लेना है, कैसे choose करेंगे. Sometimes your supervisor helps you in doing that, and I'm sure all your supervisors they help you in choosing the journal. इसमें एक छोटी सी चीज है कि there are quite a few debates around this publication, especially field wise थोड़ा difference होता है. जैसे साइंसेस में कोलैबोरेटिव पब्लिकेशंस आर वेरी कॉमन, फर्स्ट ऑथर करस्पॉन्डिंग ऑथर वगैरह वगैरह जो भी होते हैं. तो जनरली साइंसेस में सिंगल ऑथर पब्लिकेशंस बहुत कम होते हैं. इट्स वेरी रेयर इन साइंसेस कि आप सिंगल ऑथर पब्लिकेशन करें. जबकि ह्यूमैनिटीज में सिंगल ऑथर पब्लिकेशन बहुत कॉमन है. It's very common to have just one author for the publication. Whenever you are publishing, the general rule is that the ethics that you follow for your research also applies to your publications. So आपके जो publications हैं, they have to be following the same ethical principles that you are using in your research. Let's just look at what are we going to do when we are publishing. तो एक तो काम है writing. So one of the things that we have to do is write up our research. Now, one of the things that I found useful for writing up research is to write the introduction at the end. Now, a lot of people try to struggle with the introduction at the beginning. So when you begin with the introduction, because the introduction is a kind of an overview of the paper, or overview of the book, or an overview of your thesis, कोई भी किसी का भी introduction. तो ये जो overview है वो तभी आएगा जब आप लिख लेंगे. आपका जब खत्म हो जाता है पेपर, या आपका जब खत्म हो जाता है बुक, या after you complete your thesis, only then will you know what you have written. So it is a good practice to write your introduction at the end, because the introduction then provides the right kind of overview for the entire. The second thing, और ये बहुत दिक्कत होती है पेपर राइटिंग में, लिटरेचर रिव्यू जो है उसका एक अच्छा सा इंडेक्स बना के आप रख दें अपने पास. What do I mean by index literature review? That you track and keep a track of everything that you have consulted. इसका मतलब ये नहीं कि सबको रेफरेंसेस में या बिब्लियोग्राफी में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे जर्नल्स में कहेंगे कि जहाँ जिनको आपने साइट किया है टेक्स्ट में, जहाँ पे साइटेशन है, सिर्फ उन्हीं को, only those texts have to be listed in works cited या references. So extended bibliography is never required for a paper, but it is good to have a whole list of books that you have consulted. You may not have used them. जरूरी नहीं है कि सब किताबों का इस्तेमाल करें आप जब पेपर लिखते हैं या जब आप बुक लिखते हैं. But it is good to have a list, because you can always go back to that list and see what kind of things are available in the field. Keep yourself updated. Recent publications क्या हैं वगैरह वगैरह. So to create an indexed literature review is absolutely important right at the beginning of the research. जो भी पढ़ते हैं उसके details अपने पास रखें. उसका publication date क्या है, what is the place of publication, who is the publisher, what is the title, etc. And of course, you have to be careful about the methods. Now, triangulated methods use होते हैं, जैसे sciences में तो होते ही हैं, social sciences में भी use होते हैं, humanities में उतना नहीं होता है. But triangulated methods is you look at the same problem from more than one point of view. तो problem वही है, पर आप अलग-अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं. Just to give you an example, social sciences में आपको पता लगाना है कि consumer behavior कैसा है in Surat. So what you can do is you can use, for example, you can go to malls and give a questionnaire to the consumers to find out what their behavior is. उसमें से आप कुछ थोड़ा data निकाल के you can interview some of the consumers. But then you can also go to the sellers, जो malls में जिनके अपने दुकान हैं, you go to them and then you interview them, etc. तो अलग-अलग तरीके से you are looking at the same behavior by looking at different sorts of data. Okay, triangulation पे भी अलग-अलग methods होते हैं, so method triangulation हो सकता है वगैरह वगैरह. But I'm sure that when you do your when you go to your supervisor, they will tell you about the different kinds of methods. Sciences के थोड़े अलग होते हैं and social sciences के थोड़े अलग होते हैं. But again, to keep the method in mind is very important, because otherwise we tend to get lost. कि 2 साल हो गए उसके बाद you start feeling कि I don't know where I am going.
So to keep that method to guide your research is absolutely important. I'm not going into methods because I'm sure there were speakers before me who have already talked about different sorts of methods that are used. Now, in a paper, it is absolutely important. Most of the publications will give you a word limit. So some journals will tell you within 7,000 words or within 9,000 words, within 10,000 words or within 6,000 words. So word limit diya jayega. Now you have to stick to the word limit because if you cross the word limit, then they will not accept the paper. So one of the ways of going about maintaining that word limit is by not repeating the same arguments. तो वही सेम चीज दो तीन बार दोहराने की जरूरत नहीं. You might have a single argument throughout the day, but then you are looking at the argument through triangulation. अलग अलग चीजों के सहारे आप वही argument को और भी strengthen कर. So that is what you are planning, you are doing. Yeah. Use available digital tools. There are lots of digital tools available. I'll show you some examples. And of course, follow the most recent literature. तो ये नहीं कि आप आज पेपर लिख रहे हैं 2021 में and you are giving a reference from 1980 or 1990. Give that reference if it is available. But you also show the reader that you are aware what is happening now. तो 2020 में कौन सा पेपर आया है, 2019 में क्या आया है, 18 में क्या है, etc. So look at the history of the argument that you are following and see what are the recent publications that have happened in your time. So keep updated all the time. So follow the literature in that sense. Let's now move on to choosing a journal. So, of course, all universities in India now will have to choose a journal from the UGC CARE list, as it is called. So the Consortium for Academic and Research Ethics. And the UGC CARE list has most of the journals from Scopus and others, Thomson Reuters, etc. And of course, you can consult your, so if you go to the site, you know that there are different ways of searching for the journals, depending on the discipline that you are in, the subject that you are in, the different kinds of resources that are available to you, etc. And you can choose a journal from there. आप खुद भी choose कर सकते हैं, with the help of your friends you can choose, but also you can consult your supervisor and choose. But if you want to find out if it is really a good journal, then a good site is, it's called SJR, and I'm sure that someone must have talked about this, the Chicago Journal and Country Rank. So it's called SJR. So that's the second one that you see on the screen. And so this one. So it also tells you about journal rankings. कि कौन से जर्नल का क्या रैंकिंग है, कौन से क्वार्टर में किस तरह के रैंक्स आए हैं जर्नल्स के, how are they ranked country wise, and there are different kinds of tools to find out what kind of journal you're looking for. So if you just type in the subject or the discipline that you're in, it will give you the top ranked journals, and then you can also check कि ये top ranked कब था, आज से 5 साल पहले था, अभी है, etc. So quarter wise they will tell you कि ये journal top ranked अभी है कि नहीं था, 5 साल पहले था पर अभी नहीं है, अभी ये third ranked है, etc. So this is a good site to visit, along with, of course, the UGC CARE site. So if you have chosen a journal from UGC CARE site, then you can check the quality of the journal in the SJR site, the Chicago Journal and Country Rank site. It's again available, and I'm sure that many of you have already used it, because I can see on the chat that some people are already posting the link. As I told you that there are digital tools that you can use. Now, one of the problems that we face, especially for writing a paper or writing a book, is referencing. क्योंकि रेफरेंसिंग बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है एट दी एंड. रेफरेंसिंग के लिए आपको कम से कम, जब आप पीएचडी थीसिस लिख रहे हैं, कम से कम आपको 10 दिन रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इनटेक्स्ट साइटेशन को आपको देखना पड़ेगा वो रेफरेंस लिस्ट में है कि नहीं वो. डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, रिसर्च के लिए तो चलिए यूनिवर्सिटी में एक जनरल रूल है कि अच्छा सोशल साइंसेस के जो पेपर्स हैं या थीसिस हैं, दे विल बी इन एपीए
ह्यूमैनिटीज़ के जो है वो एमएलए में होंगे, जो साइंसेस के हैं वो शिकागो में होंगे, शिकागो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग में होंगे वगैरह. सो एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ अ रूल अबाउट, एंड आई एम श्योर साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी विल हैव अ रूल अबाउट हाउ टू रेफरेंस. But if you are publishing, then of course every journal will have a different kind of a rule. So if you are publishing in one journal, it might have a different kind of a referencing style. वो हार्वर्ड रेफरेंस हो सकता है, शिकागो स्टाइल हो सकता है, एपीए हो सकता है. If you are publishing in another journal, then of course there will be a different referencing rule. तो citation कैसे करना है वो अलग-अलग तरीके के होते हैं. And it is a big headache primarily because sometimes what you do is, आप जब लिख रहे हैं, when you are writing on writing up your publication, it so happens that you think that ठीक है वो बाद में रेफरेंसिंग कर लेंगे, पहले लिख तो नहीं. और उसमें होता क्या है कि छूट जाता है. And then you suddenly realize, where did I see this? Where did I find this? So to get that citation or to get that reference becomes a big headache at the end. So there are quite a few reference management software that is available, and I'm sure that some universities, for example, have it. A license होते हैं उनके अपने पास. So please check with the university if the university has a license for Zotero या Mendeley. Or if you don't have something, then if the university doesn't have something, then many of the softwares that you see on the slide have also a free version. Mendeley का नहीं है, Zotero का है. So there is a free version which you can use for limited purposes, but it can be used for referencing. This is a reference management software. ये reference management. और अगर बहुत simplistic आपको करना है तो Word में अपना एक references जो tool है. So if you go to Word and if you look at the top menu, there is this references, and then if you go to style, it has MLA, APA, Chicago, Harvard, वगैरह सब listed है उसमें. So the third one that you see over here, the third picture on your right, is something that you can use. वो पूरा references का अलग-अलग है. So if you click on one of them, you can automatically keep on adding texts, books, या journals, या newspaper articles, या whatever, depending on the source that you have. You can start creating your reference list. वो automatically reference list depending on the style create कर देता है. तो Word में जो references जो tab है उसको आप क्लिक करेंगे तो references में देखिएगा style में अलग-अलग किस्म के styles हैं. MLA है, PA है, Chicago है, Harvard है, etc. You can use even, it's a very basic thing, but at least for beginners who don't have a Zotero or Mendeley, you can always use this. इसके अलावा ऑनलाइन काफी टूल्स अवेलेबल हैं. आई हैव जस्ट गिवन द टू मोस्ट फेमस वंस, पर बहुत टूल्स अवेलेबल हैं, एंड यू कैन search on your own and see what kind of reference management software is available online. Language के लिए there are two tools, so especially बहुत सारे, and a lot of my science friends, for example, keep on telling me कि जब भी वो पेपर भेजते हैं किसी भी इंटरनेशनल जर्नल में, the first thing that the international journal says is that please get it checked for language and then send the paper. तो आई एम प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, तो बहुत सारे साइंसेस के पेपर वो मेरे पास भेज देते हैं कि सर थोड़ा देख लीजिए कि कैसा है, फिर वो लैंग्वेज थोड़ा कैसे बदल सकते हैं. Now remember, every discipline has a different style of writing. तो साइंटिफिक पेपर्स जो होते हैं थोड़ा अलग होता है, इसीलिए साइंटिफिक पेपर्स थोड़े अलग तरीके से पढ़े भी जाते हैं. Students who are from science over here will understand that science के papers, generally, if you talk to your supervisors and your guides and your professors, they will tell you कि वो लोग पहले जब साइंटिफिक पेपर पढ़ते हैं तो पहले वो फाइंडिंग्स देखते हैं, उसके बाद देखते हैं मेथड्स क्या है. तो पेपर उल्टा पढ़ा जाता है साइंस. So first they will go to the end and look at the findings, then they will look at the methods, then they will see the review and introduction, etc. Humanities, social sciences में इसका उल्टा है. So humanities, social sciences में you begin with the review, you go to the methods, you go to the, if there are findings, etc. तो हर एक डिसिप्लिन के अपने अपने स्टाइल है राइटिंग के, and therefore it is good to have some kind of help in terms of language. How do you put the language? And since most of the journals unfortunately publish mostly in English, except language courses, of course, जो लोग हिंदी में PhD कर रहे हैं या जो लोग गुजराती में PhD कर रहे हैं,
For them, of course, your supervisor is the best help. But for people who are writing papers in English, people who are writing their thesis in English, then one good tool is Grammarly. Of course, there are other tools like Grammarly, but Grammarly is a useful tool to have, and something that is not very expensive, that you can buy for your own individual use, but also you can ask your supervisor or your department to buy. Even if you have one license, you can use it for at least share it with others. The second one, I'm sure that a large number of people have talked about it, is what is known as an online writing lab. और ये ऑनलाइन राइटिंग लैब जो है, ये सारा मटेरियल वेबसाइट पे है. सो देर आर टू वेरी फेमस ऑनलाइन राइटिंग लैब्स. वन इज द पर्ड्यू यूनिवर्सिटी राइटिंग लैब. पर्ड्यू यूनिवर्सिटी का एक राइटिंग लैब है. एक है एक्सेलसियोर का राइटिंग लैब. तो दो तरह के राइटिंग लैब्स. आई मीन इट्स ऑल राइटिंग लैब्स, बट देर आर टू यूनिवर्सिटीज that are very famous for their writing labs. एक Purdue University, एक Excelsior University, Excelsior का writing lab. And if you look at these writing labs, there is a lot of help available on these writing labs. How to frame your arguments, how to connect your ideas, how to do referencing, how to do a plagiarism check, etc. etc. So all these writing labs are available in a certain sense. Yeah. And of course, one of the important things about ethical research is plagiarism, and I'm sure a lot of people have talked about plagiarism. So I'm not going to repeat what people have said, but I'm sure that you understand by now कि दूसरों के ideas या work चुराना जो है, it's not a very good research practice. You always can acknowledge them. You can always take other people's work, take other people's help, but it is good to acknowledge them at every point of time. तो उनको एक्नॉलेज करते रहिए. आप जिनका भी आप काम ले रहे हैं या जिनसे भी आप कंसल्टेशन कर रहे हैं, अगर आप कंसल्ट भी कर रहे हैं किसी से और कह रहे हैं कि उनका आइडिया है जो आप यूज कर रहे हैं पेपर में, एक्नॉलेज इट. यू पुट इट इन अ फुट नोट, और या एक्नॉलेजमेंट सेक्शन रहता है पेपर में. एक्नॉलेजमेंट में आप लिख दीजिए कि दिस वाज in discussion with whatever my friend or professor. It's a good practice. It's a good ethical practice. कि ये मेरा आइडिया नहीं है, मैंने ये डिस्कस किया था किसी के साथ और I got this idea from someone. Of course, if you want to know more about plagiarism, this is a good link to go to. Harvard का पूरा plagiarism academic integrity page है, and you can go to the academic integrity page and see over there. So it's extension.harvard.edu, and then academic integrity, and other than plagiarism और क्या-क्या issues हैं, इसमें काफी discussions किए हुए हैं इस page पे. Now, of course, plagiarism can be of different types. You are copying someone's ideas. There is an inappropriate collaboration. आपने collaborate किया, फिर आपने उसको acknowledge नहीं किया. आपने assistance लिया पर acknowledge नहीं किया. आपने किसी का cheating, किसी की copy की, किसी के काम की. You have duplicated someone's work. But of course, there is research fabrication, falsification, and I'm sure that you have already talked about fabrication and falsification, etc. पर आजकल के ज़माने में the last point is using computer networks for false attribution. This is something that we have to keep in mind. कभी-कभी करते क्या है कि people are quite tech savvy nowadays. So using breaking into a server, getting the data from that server, and then claiming that data to be your own. तो ये सारे practices भी plagiarism में आते हैं. So आप अगर कोई एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं पर एट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क को, एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर आल्सो पार्ट्स ऑफ प्लेजरिज्म. नाउ पहले ये नहीं, बट नाउ दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ प्लेजरिस्टिक प्रैक्टिसेस, एंड वी ऑफ कोर्स शुड अवॉइड इट. This brings us to the kind of journals that we have in the market, and कुछ जर्नल्स हैं जिनको प्रेडेटरी जर्नल्स कहा जाता है. प्रेडेटरी जर्नल्स मतलब जर्नल्स which ask you to publish in their platform or on their platform, and in exchange for a certain fee. Now I am aware that the sciences में it is not an uncommon practice
to pay for your paper. So, for example, even in the nature group of journals, there are certain nature group of journals where you have to make payments for your paper to be processed. So it is a good practice to keep a track of what are predatory journals. A nature group of journals, if you are making payment, then it is a valid group. It is a very famous publication in sciences. Then it is not predatory because nature uses the money for processing the paper, etc. So there are certain journals that take money. Sciences में ये ज़्यादा common है. Humanities, social sciences में उतना नहीं. Now, if you want to find out which are the predatory journals, then of course, first check with the UGC care list. If the journal is listed in the UGC care list, if it is not listed, then avoid that journal. But of course, there is another way of finding out whether the journal is predatory or not. And every year, there is something called the Beall's list that is published. So if you type in Beall's list on Google, you will go to the website where they keep on updating the different kind of predatory journals that have come into existence internationally. इनके पास एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है in sciences, humanities, social sciences, etc. And you can go to this website to see what are the updates. So if you look at the button over here, go to update. So of course they have the old list, but this list is updated continuously. So you can go to this updated list and see what are the journals that are updated on Beall's list. This is a good site to go to see what sort of predatory journals are there internationally, and you don't fall prey to it. कि चलो publication हो जाएगा कम से कम 4,000 रुपए दे देते हैं, 5,000 रुपए दे देते हैं, तो will at least get a publication. Be careful because they may be listed as predatory. And if it's a predatory publication, that does not carry much value in for your jobs, for your career, etc. In fact, it brings a bad name. तो आपका अपना नाम खराब होगा, और अगर आपका सुपरवाइजर का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उनका भी नाम खराब. Beall himself was a librarian, and therefore this is seen as a good list to go to. पर ऐसे अभी बहुत सारे open access journals हैं which also invite you to submit papers, and you can go to a large number of open access journal sites where papers are submitted. Open access मतलब your paper is available for reading for everyone. अभी तो बहुत सारे publication houses भी open access कर देते हैं. पहले जो कि आपको पे करना पड़ता था उनके पेपर्स पढ़ने के लिए, अभी many publication houses are also publishing open access, but there are specifically open access journals. So how do you find out कि open access journals ठीक है कि नहीं? जिस journal में publish कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है कि नहीं? वो is this a good one? So this is a checklist on your right hand side, the slide. So check the website of the journal. So see whether the journal has a good website, whether the website is updated regularly, etc. Also check if the journal is listed with either DOAJ or COPE or OSPA or STM. ये चार major organizations हैं that control the open access journals or that list good open access journals. So see whether the journal is with either four of these, DOAJ or COPE or OSPA or STM. See if the contact information is given. ऐसा तो नहीं है कि कोई contact information ही नहीं. So whom do you contact if the paper is not published and they have taken your money, etc. Who are the people on the editorial board? So the names that are mentioned in the editorial board, go to their personal websites, find out कि उनके अपने what are their personal what are they professors? Are they doing something academic, or are they simply publishers? Are they simply businessmen, etc. तो उनका अपना profile कैसा है? So check their profiles. Do they have a peer review process? क्योंकि publication में peer review is a very common. So if you send out a paper to someone, it goes out for peer review. So it goes out anonymously. आपका paper anonymous कर दिया जाएगा.
और वो फिर भेजा जाएगा 2 या 3 रिव्यूअर्स के पास। फिर वो लोग अपने कमेंट्स देंगे, वो उस कमेंट्स के साथ आपके पास वापस आएंगे, देन यू हैव टू रिवाइज योर पेपर एंड रीसब। तो उनका पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है? वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप पेपर भेज दीजिए, हम लोग छाप देंगे। इफ इट इज दैट देन इट इज प्रॉब्लमैटिक, तो तुरंत यू शुड बी केयरफुल दैट दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ पब्लिकेशन। उनके पब्लिकेशन टाइमलाइंस क्या है? जनरली रिमेंबर, फॉर ए गुड publication, a good publication house will take at least 6 to 8 months at least to publish your paper, क्योंकि पीयर रिव्यू के लिए जाएगा, उनके कमेंट्स आएंगे, आप रिवाइज करेंगे, फिर वापस सबमिट करेंगे, उनके पुराने जो पेपर्स हैं वो पहले पब्लिश होंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा, वगैरह वगैरह। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो टू पब्लिश अ पेपर टेक्स अबाउट 6 to 8 months एट लीस्ट, इफ नॉट मोर देन दैट। पर अगर कोई ओपन एक्सेस जर्नल आपको कह रहा है कि आप भेज दीजिए, हम लोग 7 दिन में पब्लिश कर देंगे और 15 दिन में पब्लिश कर देंगे, देयर इज अ प्रॉब्लम। सो इमीडिएटली यू शुड थिंक अबाउट इट दैट दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ पब्लिकेशन। And also good publications have also what is known as archives, past जो issues हैं उनके, past जो journal के articles हैं, वो generally available होते हैं either in a page form or sometimes they're available free of cost also. So you can also go and check what are the past publications in this journal, etc. So these are some tips of finding out how open access journals, or for that matter, any journal or any publication house operates. So check these things, and I'm sure that it will be helpful for your publication process in that sense. One of the things that I come up across is that the research that I'm doing lacks secondary material. The secondary material है नहीं, मैं the research that I'm doing doesn't have secondary material at all. I don't have access to secondary material. तो उसके लिए क्या करना है? Of course, your supervisor is a great help. But if you have taken a completely new topic and you don't really know how to go about it, or there is not much secondary material available on that topic, or the university doesn't have access to much of the secondary material that is available, so what do we do? These are again suggestions for you. Now, one of the things that you can do, of course, is what is the field of research that you are in? Just to give you an example, for example, if I'm doing research on the, let's say, let me take an example from humanities, or yes, humanities, social sciences. If my field of research is कि लोग 19th सेंचुरी में किस तरह या 19वीं सदी में किस तरीके से साइंस के बारे में लिखते थे, अब उस पर सेकेंडरी मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है। पर मेरा फील्ड जनरली है साइंस स्टडीज, तो अगर मैं साइंस स्टडीज में ढूंढूं तो मुझे मिलेगा कि काफी सारा काम हुआ है, बोथ बाय साइंटिस्ट जो कि फिजिसिस्ट है वगैरह, बट ऑल्सो बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट ने काफी काम किया है इन द फील्ड ऑफ साइंस स्टडीज, तो उसमें से कुछ मुझे मटेरियल मिल जाएगा। सो इन ऑर्डर टू, हम लोग को कहा जाता है कि डिलिमिट कीजिए रिसर्च को, रिसर्च डिलिमिटेड रहेगी, बट द फील्ड इज वास्ट। सो आई कैन ड्रॉ फ्रॉम द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फील्ड कि अगर मुझे पता लगाना है कि लोग साइंस के बारे में किस तरीके से पढ़ते थे 19वीं सदी में, तो मुझे उस पर अगर मटेरियल नहीं, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू रिलेटेड फील्ड्स, लाइक सोशल साइंस में एक फील्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज, STS कहते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज में कुछ काम हुआ है, आई कैन टेक मटेरियल फ्रॉम देयर। साइंस स्टडीज में कुछ काम हुआ है, उसमें से कुछ मटेरियल ले सकते हैं। फिलोसफी ऑफ साइंस से कुछ काम हुआ है। Okay, someone is sending me an annotation request. I am not going to accept this, but okay. But whatever it is, during the discussion, I'm sure this will come up. तो रिलेटेड फील्ड से कुछ मटेरियल हम लोग को मिल सकता है। दूसरा एक अप्रोच है कि मेरा काम है, मान लीजिए कि साइंस के बारे में लोग क्या सोचते थे या लोग क्या पढ़ते थे 19वीं सदी में, अगर मुझे पता लगा तो लोगों ने क्या लिखा था उसके बारे में, तो वो थोड़ा रिस्पॉन्सेस जो है वो अगर थोड़ा ट्रेस करें हम लोग, तो उससे भी काफी मटेरियल, काफी डेटा मिल सकता है कि जैसे न्यूज़पेपर्स में क्या छपता था साइंसेस के बारे में,
लोग पढ़ते थे तो न्यूज़पेपर में जब चिट्ठी लिखते थे तो किस तरह की चिट्ठियां लिखते थे वगैरह वगैरह. सो दिस इज ऑल्सो डेटा अवेलेबल. फॉर दैट आई हैव टू गो टू द आर्काइव्स, आई हैव टू गो टू लाइब्रेरीज एंड फाइंड आउट कि किस तरह की चीजें अवेलेबल. थर्ड है कि इस पे अगर रिसर्च बहुत कम हुआ है, किस तरह का रिसर्च हुआ है और क्यों कम हुआ, वो कारण पता लगा. तो सेकेंडरी मटेरियल अगर नहीं अवेलेबल है, सो व्हाई इज रिसर्च नॉट हैपनिंग इन दिस फील्ड, और अगर हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, कौन से ट्रैजेक्टरीज ऑफ रिसर्च हुए हैं, किस तरीके से रिसर्च आगे बढ़ा है या कहाँ पे रुक गया है, क्यों रुक गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा. और अभी क्या हो रहा है, तो 19वीं सदी मेरा टॉपिक है, 19वीं सदी में लोग किस तरह का साइंस पढ़ते थे, पर अभी लोग कैसे साइंस पढ़ते हैं. तो कंटेम्प्रेरी मैनिफेस्टेशंस इसमें कुछ अवेलेबल है, तो उसमें से भी मुझे मटेरियल मिल सकता है. दिस जस्ट एन एग्जांपल ऑफ topics that you might have taken, which does not have secondary material. पर याद रखिए, अगर आप इस तरह का काम करते हैं जहाँ पे मटेरियल अवेलेबल नहीं, then you are the one who is the pioneer in this field. आप पहली बार कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं या तीसरी बार कर रहे हैं, इससे पहले बहुत काम नहीं हुआ है इसमें. So you will become an expert on this. Of course, you are an expert after doing your PhD. But if you're doing something absolutely new or very new or something that has not been worked upon extensively, then you are producing extremely quality standard research. So that helps you in establishing yourself in the field. तो आपको ही बुलाया जाएगा जब भी इस टॉपिक पे कोई काम होगा कि अच्छा इन्होंने काम किया, etc. So it's good to work on topics. Don't worry if you don't have secondary material, because there are ways of going around. And you will be able to do it. And once you complete it, it not only satisfies you, but also you add to the growing knowledge system, the growing body of knowledge in your area. And you, of course, you become the pioneer and the expert. So with this, I think, stop. So just summing up what we are saying, what we have done during this session is language plays an important role in writing for publications. And of course, how do you pitch the paper is important depending on the journal or depending if you're writing a book. So who is your audience? तो बहुत सारे journals होते हैं which are meant for general people. बहुत सारे journals होते हैं which are very specific to a specific topic. So how do you pitch the paper? तो इसको pitching the paper कहते हैं. So how do you, what is the audience that you're writing for? So keep that in mind. And of course, there is Grammarly and there is online writing lab to help you out in writing your paper. There are, of course, discourse choices. So how do you organize the paper? What are the lines of argument? That helps quite a lot if you are reading quite a bit. So that reading helps you in the writing. So the more you read similar kind of papers, the more it helps you to write. Of course, there is no alternative to writing. Uska to koi vikalp nahi hai, writing to write. You have to do the writing. But the reading helps you to think in terms of how do I organize my paper, what is my line of argument, etc. टॉपिक चॉइसेस जो हैं वो डिपेंड करता है काफ़ी, कितना अवेलेबल है मटेरियल, कितना अवेलेबल नहीं है मटेरियल. सिंक्रोनिक है, डायक्रॉनिक है. am I going to do a study of now, कंटेम्प्रेरी स्टडी करना है या हिस्टोरिकल स्टडी करना है. मुझे देखना है कि पहले से इस विषय पे किस तरीके से बातें हुई. जनरली जब आप पब्लिकेशन करते हैं तो दोनों को कंबाइन करना पड़ता है. तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको पता है पहले क्या काम हुआ है, और फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका नया कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है. सो इट इज गुड टू बी अवेयर ऑफ बोथ द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एज वेल एज द कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट. And of course, the ethical choices that we talked about, plagiarism, choice of journal, किस तरीके से आप choose करेंगे, avoid predatory journals, and of course, be very careful about plagiarism, because if a journal finds out that it's plagiarized, they blacklist you for a very long time. You will never be able to publish, and sometimes they will never be able to publish in the group of journals that they have. So be very careful about it. So thank you, and I'll be happy for your comments. And this is my email ID. So if you would like to write to me, please feel free to do that.